दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उप सहसंयोजक बंध यानी कोऑर्डिनेट बांड के बारे में हम लोग जानेंगे। दरअसल इसी को सेमी पोलर बांड भी कहा जाता है और इसी को हम लोग डेटिव बंध भी कहते हैं। डेटिव बंध, राइट। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पूरा डिफिनेशन लिखा गया। क्या लिखता है जरा आप लोग यहाँ समझिए, फिर आगे चलते हैं। उप सहसंयोजक बंध एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है जब दो परमाणुओं के बीच केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तथा साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु द्वारा दिया जाता है। दोनों परमाणुओं के बीच जो बंध बनता है उसे हम लोग उप सहसंयोजक बंध कहते हैं, राइट। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे दाता परमाणु और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसे ग्राही परमाणु कहते हैं। यानी कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे डोनर एटम और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसे एक्सेप्टर एटम कहते हैं। अब इस चीज़ का जरा मतलब आप समझिए दोस्तों। ये जो उप सहसंयोजक बंध होता है ये एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है। आप देखेंगे इसके पूर्व हमने बताया वैद्युत संयोजक बंध, फिर सहसंयोजक बंध। वैद्युत संयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ था, सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई थी। लेकिन जो उप सहसंयोजक बंध है इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, लेकिन साझेदारी का जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है दोस्तों वो केवल एक परमाणु द्वारा दिया जाता है। यानी एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है और दूसरे परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किया जाता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल से ज़रा देखिए। यहाँ पर देखिए और बातें लिखी गई। उप सहसंयोजक बंध को एक तीर से दिखाते, तीर की दिशा दाता से ग्राही यानी जो टेल है पुच्छ है दाता परमाणु प्रदर्शित करता है और ये ग्राही परमाणु को प्रदर्शित करता है। अब आप यहाँ पर देखिए एक कोई एटम है और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं बी भी कोई एटम है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट। अब ये आता है बी, ए के पास, कहता भाई साहब आप तो स्टेबल हैं, हमसे आप साझेदारी कर लीजिए इलेक्ट्रॉन, हम भी स्टेबल हो। कहता ठीक है कर लीजिए। आप देख पा रहे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की साझा हुआ और यहाँ पर इन दोनों के मध्य एरो लग गया और यही जो दोस्तों जो एरो लगा हुआ है यही उप सहसंयोजक बंध को प्रदर्शित करता है। यानी ये दाता परमाणु है, ये ग्राही। इसका जो एरो का जो टेल है दोस्तों ये दाता परमाणु को प्रदर्शित करता है, जो हेड है सिरा ये ग्राही परमाणु प्रदर्शित करता है। इसी को कहते हैं हम लोग उप सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बांड। चलिए और जब बड़ा एग्जाम्पल्स हम लोग जरा इसे समझते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग जानेंगे एग्जाम्पल के तौर पर अमोनिया बोरान ट्राइफ्लोराइड यानी कि NH3BF3। अमोनिया बोरान ट्राइफ्लोराइड के मध्य उप सहसंयोजक बंध होता है और ये बनता कैसे है जरा इसके बारे में दोस्तों हम लोग जिक्र करते हैं। अब जरा आप लोग ध्यान दीजिए, क्या ये ऐसे बांड नहीं हो सकता H3N कोऑर्डिनेशन बांड और ये क्या बन गया BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, राइट। अब देखिए बांड बनाते कैसे हैं। एक नाइट्रोजन दोस्तों हमारे पास यहाँ है और बोरान यहाँ पर बैठा हुआ है। पहले हमें अमोनिया के मध्य का बांड बनाना है। यहाँ पे आप देखिए अमोनिया से 3 हाइड्रोजन भी जुड़े हैं। तो अमोनिया से यदि 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो आप इनसे पहले आप हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में दोस्तों 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर साझे में दे देता है किसे, एक एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपना दोस्तों किससे साझे में दे देता है, हाइड्रोजन को, राइट। और हाइड्रोजन भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साझे में दे देता है किसे, नाइट्रोजन को। अब आप यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, अक्रिय गैसों में हीलियम की तरह, अक्रिय गैसों में हीलियम तरह, अक्रिय गैसों में हीलियम तरह स्थायी हो गया। अच्छा, नाइट्रोजन के पास दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से बचे हुए हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा के रखता है। और ये आप देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नाइट्रोजन भी स्टेबल हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाहरी कक्षा में 2 2 4 2 6 2 8
और हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। अब यहाँ पर बोरान के पास फ्लोरीन भी होता है, एक फ्लोरीन यहाँ बैठा है, एक फ्लोरीन यहाँ और एक फ्लोरीन यहाँ। तो ये बोरान अपना एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को स्टेबल स्थान दे, एक यहाँ देता है, एक यहाँ देता है, राइट। और यहाँ फ्लोरीन अपना, अब आप ध्यान दीजिए, अब फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन देगा। फ्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन है गुणित वाला, ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन दिया साजिम, ये इलेक्ट्रॉन दिया, ये इलेक्ट्रॉन साजिम दिया। बाकी का दोस्तों ये जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने पास रखता है। ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ये इसकी कक्षा तैयार हो गई, राइट। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 2 2 4 2 6 और ये 2, ठीक, ये इसकी कक्षा तैयार हो गई, 2 2 4 2 6 2 8। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, राइट। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं फ्लोरीन स्टेबल हो गया, लेकिन बोरान स्टेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बोरान अगर ये कक्षा बनाएगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 2 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो बोरान किससे संपर्क करता है, नाइट्रोजन से। कहता भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन तो आप हमें दे ही दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन तो हम भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है ले लीजिए। तो आप ये देखिए चक्का यहाँ से घुमाना शुरू करता है, ये देखिए, ये आप देख पाए स्टेबल हुआ कि नहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, राइट। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे दोस्तों, तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। भाई यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रॉन युग्म किसे दिया, बोरान को दिया। ऐसे रो मारिए बोरान, ये बन जाए सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन। तो इस प्रकार से दोस्तों तैयार होता है NH3BF3, यानी अमोनिया बोरान ट्राई फ्लोराइड, राइट। दोस्तों इस प्रकार के जो बंध होते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक बंध, राइट। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में, राइट। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे उपसहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। हमने कई वीडियो लेक्चर बताया भी है। उपसहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन युग्म दाता इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही परमाणु आपस में संयोग करते हैं तब इनके मध्य कौन सा बनता है, उपसहसंयोजक बंध बनता है। सही बात, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता उसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा था, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा था। जब इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और ग्राही परमाणु आपस में संयोग करेंगे तो क्या बंध बनेंगे, उपसहसंयोजक बंध बनेंगे। अब देखिए इनके लक्षणों के बारे में क्या कहता है। दरअसल दोस्तों उपसहसंयोजक यौगिक सामान्यतः अध्रुवी विलायकों में विलय होते हैं। हमने क्या कहा, उपसहसंयोजक यौगिक सामान्यतः अध्रुवी विलायकों में क्या होते हैं, विलय होते हैं। इन यौगिकों के गलनांक क्वथनांक सहसंयोजक यौगिकों से वैद्युत संयोजक यौगिकों से क्या होते हैं, नीचे होते हैं। सही बात। उपसहसंयोजक यौगिक की वैद्युत चालकता वैद्युत संयोजक यौगिक सहसंयोजक यौगिकों के मध्य होती है। सही बात भाई, जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं इनकी जो चालकता होगी वैद्युत संयोजक यौगिक से कम होगी और सहसंयोजक यौगिक से अधिक होगी, राइट। अब यहाँ पे आप आगे ध्यान दीजिए, उपसहसंयोजक यौगिक दिशात्मक प्रकृति को होते हैं, यानी इनमें एक निश्चित दिशा भी होती है। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग सीख पाएँ उपसहसंयोजक यौगिक और इनके लक्षणों के बारे में। हमने आपको बताया एक वैद्युत संयोजक यौगिक किसे कहते हैं, जिस यौगिक के मध्य वैद्युत संयोजक बंध होता है उसे हम लोग वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं, और जिस यौगिक के मध्य सहसंयोजक बंध होता है उसे हम लोग सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने कहा जिस यौगिक के मध्य उपसहसंयोजक बंध होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। यहाँ पे हमने इनके कई सामान्य लक्षणों के बारे में भी बताया। सामान्य लक्षण आप देख पाएँ, उपसहसंयोजक यौगिक सामान्यतः अध्रुवी विलायकों में क्या होते हैं, विलय होते हैं। यानी जो सहसंयोजक यौगिक वो केवल वैद्युत संयोजक यौगिक केवल ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं, लेकिन ये ध्रुवीय विलायकों में भी क्या होते हैं, विलय होते हैं। बात समझ में आ रही है। ऐसे बहुत से आपको हमने पॉइंट बता दिए हैं।
दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।